Good morning. Good morning. स्क्रीन विजिबल है। पीपीटी शो हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में अभी दो टॉपिक और बचे हुए हैं। ऑथेंटिकेशन एंड कंप्रेशन। काजल वर्मा। काजल वर्मा। हाँ, कहाँ थी कल? तो मार्केट जाते हैं तो क्लास नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना काल में मार्केट ना जाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, चुपचाप घर में बैठ के पढ़ाई करिए। और आप लोग जो है मार्केट घूम रहे हैं। ये भी फेज याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए, तो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं।
उसके पहले हम लोग ने इंक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ था। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें हम लोग ने मेन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं, 2 ड्यूटीज बची हुई हैं, ऑथेंटिकेशन एंड कंप्रेशन। सो पहले तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ, 2 टर्म है, वह एक ऑथेंटिकेशन एंड सेकेंड वन इज ऑथराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन मीन्स वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर or the user. Means authentication is the process by which you are able to understand or identify the actual user. ठीक है, जैसे हम लोग आपको आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करते हैं, आपका कहीं भी लॉगिन आईडी आपको दे दिया तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप एंटर कर गए, वो ऑथेंटिकेशन का मेथड होता है। अभी हम लोग इसके डिफरेंट एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि ऑथेंटिकेशन किस तरह से आपका मैनेज होता है बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, डिफरेंट आरएसए एल्गोरिथम्स, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स आल्सो। तो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल यूजर और द सेंडर। लेकिन एक बार जब आपको ऑथेंटिकेट कर दिया एंड इंश्योर दैट यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन, देन कम टू द ऑथराइजेशन। उसके जो फर्दर प्रोसेस में आता है, या फर्दर आप उसको कह सकते हैं इलस्ट्रेशन है ऑथराइजेशन। मींस एक बार जब आप ऑथेंटिकेट हो गए तो आपके राइट्स कहाँ हैं। ये नहीं कि बस एक बार आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में एंटर हो गए तो पूरी वेबसाइट को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आपके राइट्स जो है वो रिजर्व रहते हैं कि पर्टिकुलर टास्क को आप करने के लिए, फॉर्म को यूज करने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं कि नहीं है, एक्सेसिबिलिटी आपके पास है कि नहीं है, मॉडिफिकेशन या चेंजेस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन से अटैच है ऑथराइजेशन। देयर आर मेनी टाइम्स द क्वेश्चन आस्क्ड इन सेकेंड पार्ट, मीन्स जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, और आल्सो इन फर्स्ट पार्ट जहां पे 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो ये इसमें इनबिल्ट है, ये टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों एक साथ पढ़ने हैं और दोनों को एक साथ समझना है। सो ऑथेंटिकेशन टेक्निक tries to verify that a message is coming from an authenticate sender and not from an outsider। ये सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट। ऑथेंटिकेशन को आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि ऑथेंटिकेशन में करते क्या है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब सीधे सीधे ये हुआ, जब हम अपने नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना है सेंडर को, जो एक्चुअल यूजर है, जो कि डेटा सेंड कर रहा है टू रिसीवर। तो हमें ये ध्यान रखना है, और ये कैसे हो पाएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। देयर आर मेनी मेथड्स। अरे सिद्धांत बेटा टाइमली आया करो, 10 मिनट क्लास लगभग हो गई है। There are many methods for which you can proceed the authentication procedure, but जो मेन हम लोग का मेथड है that is जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके ही हम जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपका कैरी आउट करते हैं, उसी को प्रोसेस करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रेटी गुड प्राइवेसी, प्रेटी गुड प्राइवेसी या प्रैक्टिस, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये आता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर इज द अप टू डेटेड मॉडर्न टेक्निक बाय विच यू आर एबल टू ऑथेंटिकेट द सेंडर और द एक्चुअल यूजर। देयर आर मेनी अदर मेथड्स, बट इन कंप्यूटराइज सिस्टम, और जो हम लोग इस समय प्रोसेस यूज करते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनते हैं, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं, तो जो हम कॉमनली यूज करते हैं आइदर
वो इंक्रिप्शन टेक्निक होगी जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग या प्राइवेट पब्लिक की, अदरवाइज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर है, और जो कि बेस्ड होता है पब्लिक की, पब्लिक प्राइवेट की या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आपका मेथड इंक्लूड है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज सेम एज द साइनिंग ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट व्हेन यू डू एनी बिजनेस विद एनी बैंक और द यूजर। जिस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जो साइनिंग प्रोसीजर है किसी भी डॉक्यूमेंट का, वही प्रोसीजर कैरी आउट होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डिजिटल सिग्नेचर। टू विथड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर बैंक और लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हेनेवर यू, जैसे कि आपने सपोज करिए कि SRS बनाया, तो उसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप लोग साइन भी करते हैं। हमेशा हम इसलिए एग्जांपल लेते हैं SDLC का, क्योंकि उससे आप ज्यादा फेमिलियर हैं। तो वहां पे भी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट में जो आप साइन करते हैं, जो मेथड यूज होता है, वो साइनिंग मेथड और डिजिटल सिग्नेचर मेथड इज सेम। बट डिजिटल का मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटराइज फॉर्म में हो गया, ये और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी सारा प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम होता है। और जब आप इसको साइन कर देते हैं तो आपका साइन ऑलरेडी, जो सिग्नेचर है वो डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर टेबल में सेव होता है, और विद द डिफरेंट क्वेरी और स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स, या डेटा जहां पे भी आप मैच करते हैं उसके थ्रू यू कैन वेरीफाई दैट यू आर द एक्चुअल यूजर और द सेंडर। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। समझ रहे हैं? जो जैसे हम लोग साइन उसमें करते हैं कॉमनली, जो हमारा डॉक्यूमेंट आपका हार्ड वाला होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है। एक मिनट, जरा सा मोबाइल आपका ऑफ हुआ है। ठीक है। Besides digital signature, there are many other methods. Pretty good privacy context में आता है, लेकिन हमने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमने जो पीपीटी चूज की है ये क्रिप्टोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में यूज की है पीपीटी। तो उसमें हमने जो मेन फोकस किया है वो हमारा डिजिटल सिग्नेचर पे है, जिसमें पब्लिक या प्राइवेट की कॉम्बिनेशन ये यूज करते हैं। RSA एल्गोरिथम इसमें यूज होती है। इट इज बियॉन्ड द कोर्स ऑफ योर इन BCA 5th सेमेस्टर। ये क्रिप्टोग्राफी का चैप्टर आप आगे फर्दर 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्यादातर जो कॉमन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर का जो ट्रेडिशनल होता है। इसके अलावा मैसेज इनक्रिप्शन, जिसमें एल्गोरिथम कास्ट और आइडिया 3 की ट्रिपल DES विद डिफेल-हेलमैन और एप्सल एल्गोरिथम ये यूज होता है। कंप्रेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आप हमेशा जो एल्गोरिथम होती है वो जो एल्गोरिथम जिप फॉलो करता है वही फॉलो करता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें जो कंप्रेशन पढ़ना है उसमें लॉसलेस और लॉसी 2 मेथड्स होते हैं, उसको आगे पढ़ना है। आल्सो ईमेल कंपैटिबिलिटी, लेकिन ये हम लोग एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे। इसमें रेडिक्स 64 कन्वर्जन और SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। एंड segmentation is also method by which you are able to, whenever you are going to send the message, it is in partial, इसके थ्रू आप अपने मैसेज को सेंड कर पाते हैं। इसके जो सेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आप अपने मैसेज को पूरा ना करके एक पार्ट में मैसेज सेंड कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। मेन जो आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा डिजिटल सिग्नेचर को एक्सप्लेन करना है। डिजिटल सिग्नेचर कैसे होता है, डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब होता है, डिजिटल सिग्नेचर से कैसे आप किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको जो ट्रेडिशनल मेथड यही बताया है। बहुत सारे लोग, अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे अपने 6th सेमेस्टर में, तो वहां पे भी यूजर को वेरीफाई करते हैं।
यानी उससे पासवर्ड आप पूछते हैं और पासवर्ड अपने डेटाबेस से मैच करते हैं। डूइंग दैट आप क्या कर सकते हैं कि इसके जगह आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं कि ऑलरेडी उसका सिग्नेचर एक किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में किसी कॉलम में रख लीजिए और हर बार डिजिटली साइन कराइए और साइन करा करके अपने डेटाबेस से उस सिग्नेचर को मैच करा लीजिए। तो जिससे कि आप ये लॉगिन पासवर्ड जो आप कह सकते हैं कोई दूसरा हैक भी कर सकता है, उससे बचा जा सकता है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने यहाँ प्रोजेक्ट में इन 6 सेमेस्टर आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यूज करते हैं या जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द आल्सो मेथड बाय विच you can authorize, you can authenticate the user as well as also kept their data as a confidential। समझ रहे हैं? उसको आप क्या कर सकते हैं, ये भी एक इंक्रिप्टिंग मैसेज का तरीका होता है जिसके थ्रू आप किसी भी यूजर का डेटा एज ए कॉन्फिडेंशियल स्टोर कर सकते हैं या स्टोर करते ही करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। जब आप ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी भी आती है कि ऐसा ना हो कि आपके पास हमने अपना डेटा सेव किया तो वहां से लीक ना हो जाए। ठीक, ये सारे कॉन्टेक्स्ट इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, इसमें आप पर्टिकुलर डेटा को किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे कोई इंक्रिप्शन मेथड लगाइए या सेशन लगा दीजिए कि उस सेशन के बाद आप अपने पास भी उस पर्टिकुलर सिग्नेचर को या उसकी ऑथेंटिसिटी को कंटेन नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसकी ऑथेंटिकेशन जो की है वो होल्ड करके रखेंगे। और ये मैनेज किससे होगी? विद द हेल्प ऑफ सेशन की। बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो आपकी साइट्स है या सर्वर साइट्स है, ये आपके पासवर्ड को स्टोर नहीं करती हैं। Each and every time in every transaction they provide OTP, one time PIN या one time password, इसके थ्रू ही करती है और इनकी एक वैलिडिटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर डेटा को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही स्टोर करते हैं। ये नहीं कि एक बार हमने इसको स्टोर कर लिया और वो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग पड़ा हुआ है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस करके उसके बिहाफ पे साइन इन कर सकता है या आपकी साइट को एक्सेस कर सकता है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। ऑथेंटिकेशन की जब बात होती है तो ये भी कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी आइडेंटिटी को एज ए कॉन्फिडेंशियल स्टोर करके रखें। ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, पूछा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। This is also important duty of presentation layer। ठीक, और वो ये ऑथेंटिकेशन से ही जुड़ा हुआ मेथड है, अटैच है। इसीलिए मैंने देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? नम्रा? कंप्रेशन से क्या समझती है बेटे? हाँ, बिल्कुल सही। कंप्रेशन का मतलब होता है, या कंप्रेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो जो नंबर साइज का आप कह सकते हैं जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, वो चाहे आपका टेक्स्ट फॉर्म में डेटा हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में डेटा हो, उसमें नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं। जो भी मैं आपको वीडियो भेजता हूं, एक तो ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज ओरिजिनल वन, एचडी क्वालिटी का है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इतना बड़ा डेटा ना ही आप डाउनलोड कर पाएंगे और अपलोड करना, हम तो अपलोड कर लेंगे, हमारे पास तो डेटा की बहुत ज्यादा मतलब कमी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जो बेसिकली लिमिटेड इनके पास है डेटा की, जिनके पास पैक है 1.5 GB या 2 GB का। तो अगर 2 या 3 फैकल्टी पर डे अपना पूरा ओरिजिनल फॉर्म में डेटा या वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको डाउनलोड में बहुत दिक्कत आएगी।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। जैसे मैं जो है FLV जो है वो फॉर्मेट में डेटा को कंप्रेस करता हूँ। उसकी खास बात ये होती है कि ये लगभग सभी प्लेयर पे चलता है, ज्यादातर प्लेयर पे ये चल जाता है, और इसकी क्वालिटी भी HD बनी रहती है। रेजोल्यूशन इसका 800 टू 600 पे जाता है, मतलब यहां तक कि इसकी क्वालिटी बनी रहती है। हम हालांकि 1024 इंटू 768 1024 इंटू 678 जो इस समय आजकल जो चल रहा है, जो स्टैंडर्ड साइज अब माना जा रहा है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इसी से बचाने के लिए कि ये कंपेटेबल होता है, समझने में भी आसान रहता है, साउंड भी जो है लगभग इफेक्टिव रहता है, इस फॉर्म में ही हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप फॉर द मीनिंगफुल पर्पस एंड डोंट यूज द नेटवर्क रिसोर्स एज इज द फुल कैपेसिटी। आपने क्या किया, पूरी कैपेसिटी को ना यूज करके इसके कुछ पार्ट को ही यूज करके अपने डेटा में कंप्रोमाइज करके इसके जो बिट्स हैं इनको रिड्यूस कर दिया और अपने मैसेज को sent from sender to the receiver end, then this process is known as compression। इस प्रोसेस को ही कंप्रेशन कहते हैं। और पर्पस हमारा ये होता है रिड्यूस करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है, एक ही टारगेट होता है, टू सेंड योर डेटा अप टू द रिसीवर और डेस्टिनेशन एंड विदाउट एनी कंजेशन, फेल्योर और रिपीटिशन, या जो आप कहते हैं ना रीट्रांसमिशन, ये हमारा ना यूज हो। इससे बचने के लिए ही आप डेटा को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। सो डेटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स सेंट। डेटा कंप्रेशन becomes particularly important when we send data that are not pure text such as audio and video। ज्यादातर कोशिश ये करते हैं, और ऑडियो वीडियो में भी अब बहुत सारे ऐसे मेथड्स आ चुके हैं। यू विल बी केपेबल टू सेंड योर डेटा फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर विदाउट चेंज द इंटीग्रिटी और द ओरिजिनलिटी ऑफ योर डेटा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस कर दिए तो हमारा मैसेज गलत चला जाएगा या मैसेज कट के जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देयर आर मैनी टूल्स, वो कंप्रेस भी कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी, चाहे वो पिक्चर क्वालिटी हो या थोड़ी सी साउंड क्वालिटी हो, यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो डेटा आपका पूरा पूरा जाता है। देयर आर टू मेथड्स by which you are able to send their data as a compressive form। पहला है आपका लॉसलेस कंप्रेशन, दूसरा होता है लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जब इसमें आप डेटा सेंड करते हैं तो इसमें कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस होते हैं। सो इन लॉसलेस डेटा कंप्रेशन द कंप्रेसिंग एंड डीकंप्रेसिंग दोनों साइड ही होता है। There are also flexibility at the receiver end। यहाँ पे रिसीवर एंड पे भी ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और आपकी फैसिलिटी रहती है कि आप उसको डिकम्प्रेस भी कर सकते हैं। जो की होती, जो की कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की, तो जो पब्लिक और प्राइवेट की जो बात करते हैं तो वो पब्लिक की या सीक्रेट की ये रिसीवर से शेयर कर दी जाती है, बाय विच जो रिसिपेंट्स कैन डीकम्प्रेस द ओरिजिनल डेटा। वो मेथड, वो सॉफ्टवेयर भी सेंड किया जाता है, की भी सेंड की जाती है, OTP सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने डेटा को डीकम्प्रेस कर ले। आपने तो उसको भेज दिया, लेकिन उसके बाद डीकम्प्रेस कर ले, जैसे कि हम लोग जिप फॉर्म में करते हैं। जिप इज द आल्सो फॉर्म, जो जिप इज आल्सो मेथड्स टू कंप्रेस योर डेटा, ठीक है। So in lossless data compression, the compressing and decompressing algorithm are usually the inverse of each other, which is useful when you are going to send very important and sophisticated data to the receiver। Also, you can say that after successful sending your data as compressed form, the recipient can allow to decompress the original data or uncompress the original data।
इसके थ्रू ये कर सकते हैं। देयर आर आल्सो द सिग्नेचर इज जनरेटेड बिफोर कंप्रेशन। ठीक, पहला दो रीजन इसके होते हैं। पहला, इट इज प्रेफरेबल टू साइन एन अनकंप्रेस्ड मैसेज सो इट इज फ्री ऑफ द नीड फॉर ए कंप्रेशन एल्गोरिथम फॉर लेटर वेरिफिकेशन। ठीक, एट द मतलब लेटर वेरिफिकेशन मतलब एट द रिसीवर एंड। डिफरेंट वर्जन ऑफ पीजीपी प्रोड्यूस डिफरेंट कंप्रेस्ड फॉर्म अप्लाइंग द हैश फंक्शन। देखिए हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन जो हम लोग ने आपको बताया, हैशिंग मैंने आपको मेथड पढ़ाया था इन डेटा स्ट्रक्चर और जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपको जो है विनय सर ने बताया होगा। हैश भी एक कंप्रेशन का मेथड होता है। हैश में क्या करते हैं कि आप डेटा जो या इंफॉर्मेशन इन डिटेल फॉर्म रेक जो है रिटेन इन चैप्टर या इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी चैप्टर में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में आप इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। एंड द हैश की और द हैश फंक्शन will be given at the end of that chapter or the book or the document। तो उस पर्टिकुलर की को जब आप पूरा टॉपिक किसी को सर्च करना है या किसी भी स्पेसिफिक टर्म को सर्च करना है तो वो जाकर ग्लोसरी में या इंडेक्स में वो पर्टिकुलर हैश की या टर्म सबसे पहले फाइंड आउट करता है और उसके बाद उस टर्म को देख करके फिर वो डिटेल नोट्स जो चैप्टर के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं वो उसको ढूंढ लेता है या सर्च कर लेता है। और देयर आर द हैश फंक्शन हैव डिफरेंट वर्जन, द इंफॉर्मेशन और द आइडिया मे बी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो हैश की होती है या टेक्निकल टर्म होते हैं उनमें जो पेज नंबर्स पड़े होते हैं, जो उनका रेफरेंस नंबर पड़ा होता है या टेबल रेफरेंस पड़ा होता है, ये मोर देन वन होता है। 107 भी है, 486 भी है, 740 भी है। मीन्स वो पर्टिकुलर टर्म इज यूज इन होल बुक और द डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट इज यूज डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका यही मतलब होता है। लेकिन वो टर्म आपने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वेरिफिकेशन इस डिटेल फॉर्म में डिफरेंट चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है और टर्म की वैल्यू या उसकी इंडेक्सिंग लास्ट में। So this is also method as compression. Also message encryption is applied after compression to strengthen the cryptography. The cryptography for the security purpose. As compressed message has less redundancy than the original plain text, it should be kept in mind whenever you compress the data, the redundancy or normalization is also maintained. This is inbuilt property or attributes of any compressing engine or tool। यहाँ पे आपको कभी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कंप्रेस करते हैं तो वहां पे डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये इनबिल्ट फीचर होता है उसका जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस करने होते हैं और उसमें भी अगर आप रिपीटिशन कर देंगे तो मैसेज आपका डिफेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका एक्चुअल टास्क है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहीं भी जब आप कोई भी टूल यूज करते हैं तो टूल जब आप चूज करते हैं उस समय हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो भी आपने टूल यूज किया है उसमें डुप्लीकेसी ना हो। दूसरा मेथड होता है आपका लॉसी कंप्रेशन। यहाँ कभी कभी जरूरत पड़ती है कि जब बहुत बड़ा आपका डेटा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है एंड देयर आर नंबर ऑफ कट्स अवेलेबल इन द एंटायर वीडियो और द ऑडियो। नंबर ऑफ कट्स मतलब क्या हो रहा है कि जो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट है, सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट क्या करता है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ हार्ट्स को बाद में ज्वाइन करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स आपके रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो जब आप कंप्रेस करते हैं तो उन पर्टिकुलर जो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट होते हैं, वेदर इट इज माइनर और द मेजर, तो उन पॉइंट्स को ही ध्यान में रख करके वहां तक ही आप डेटा को कंप्रेस करते हैं। और जो रिपीटिशन वाला पार्ट होता है, जहां आपको लगता है रिकैप किया गया या उसको अटैच किया गया है, जैसे हम ये लेक्चर भी ले रहे हैं तो आप अगर पूरे लेक्चर को
कंबाइन करेंगे या सुनेंगे डाउनलोड करके तो आपको लगेगा कुछ कुछ ऐसे टर्म है जो रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, जो एग्जाम्पल रिपीटेडली मैं यूज कर रहा हूँ या आपसे पूछ रहा हूँ या आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप चाहें वो जो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट बने हुए हैं या आप खुद से भी अपने सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट बना सकते हैं ड्यूरिंग द कंप्रेशन। और जो रिपीटेड टर्म है हमारे, जो हमने बताया डुप्लीकेसी में खत्म हो जाती है, तो उस केस में उतने पार्ट को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं एज द फ्रॉम द ओरिजिनल वीडियो और द ओरिजिनल ऑडियो। So this type of compression is known as lossy compression. LOSSY, lossy compression. I already told in previous that there are two types of compression. First is lossless compression, second is lossy compression. ठीक, तो जितने भी JPEG इमेज या MPEG जो आपके वीडियोस होते हैं, ये लॉसी कंप्रेशन के फील्ड में ही आते हैं। तो आपने देखा होगा इसीलिए इनकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में होती है, डिफेक्टेड भी होती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बिट्स को कम करने के साथ साथ जो ओरिजिनल डेटा होता है जहां उनको लगता है उसको भी वो कट कर देते हैं, उस ओरिजिनल डेटा से भी वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं लॉसी कंप्रेशन। लेकिन ये होता कब है? जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज गोइंग टू सेंड टू द रिसीवर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड भी करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आल्सो यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क टू सेंड इन सेगमेंटेशन। सेगमेंट में नहीं भेज सकते या पार्ट में नहीं भेज सकते, तो उस केस में ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन। किसी को भी ऑथेंटिकेशन या कंप्रेशन में कोई भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकता है। पीपीटी मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक लगी थी, हालांकि मैंने फ्रोजन को बुक को भी रेफर किया हुआ है, और लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट थोड़े से ठीक लगे थे, तो मैंने आपसे ये शेयर करने हैं। ये जो जो भी हम लोग ने पॉइंट उठाए हैं, ये क्रिप्टोग्राफी आपके यहाँ नेक्स्ट सेमेस्टर में ये एक सब्जेक्ट की तरह भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इस पीपीटी को मैंने रेफर किया हुआ है, इसलिए दो ही ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिए गए। दूसरा, आज जो है आपके जूनियर का इंडक्शन प्रोग्राम है, तो मे बी आपकी 1 और 2 क्लास will be hamper during this induction program and this schedule. ऑलरेडी एक आपकी 502 की क्लास पोस्टपोन्ड की गई है, सस्पेंड की गई है, और नेक्स्ट किसी भी अपकमिंग डेज में वो क्लास कंडक्ट होगी। और भी आज में कोई अगर बिजी होगा तो वो क्लास आपकी हो सकता है आपको पहले से इंफॉर्मेशन दी होगी। अभी तक तो सब चल ही रही है। इसके बाद 12 बजे से किसकी क्लास है? 12 बजे से किसकी क्लास है? राजीव सर की है। मीनवाइल आप सब लोग अटेंडेंस दे दीजिए 2 मिनट में, फिर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे।
किसी एक की अटेंडेंस नहीं आई है? ठीक। अब ये बताइए कि डोमेन क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर थोड़ा सा चैप्टर आपका बड़ा भी है, 2 to 3 लेक्चर्स में ये कवर हो पाएगा। इसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, और एप्लीकेशन लेयर इज द सुप्रीम लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो टॉप आपका मॉडल होता है, ठीक, ओएसआई मॉडल इज द टॉप मॉडल। इसके पहले टीसीपी आईपी मॉडल था, जिसमें आपकी 5 लेयर्स थी: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। बट इन ओएसआई मॉडल, the upper 3 layers, session layer, presentation layer, application layer, which is wrapped into application layer in TCP IP model, is a distract in OSI model. And we already discussed the responsibilities of session layer and presentation layer. Now come to the turn on application layer. Application layer plays very important role to implement and running at the console side और द क्लाइंट साइड। ठीक, जितनी भी हम लोग ने अभी तक हाइपोथेटिकल बातें की हैं, एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन तब हो पाएगा जब भी, या कभी भी आप कह सकते हैं कि यूजर तक इंफॉर्मेशन तब पहुंची या यूजर तब सेटिस्फाई हो पाएगा व्हेन इसकी स्क्रीन पे, उसके कंसोल पे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, टेक्स्ट, फॉर्म या डेटा पहुंच पाएगा रिसीवर एंड तक। तो जितनी भी हम लोगों ने लेयर पढ़ी, इसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ प्रैक्टिकली है, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट जो जज होगा वो होगा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, या एप्लीकेशन किस तरह से कंसोल साइड पे रन हो रही है या दिख रही है, ये उसी से ही डिसाइड होगा। तो उससे पहले पहले हमें ध्यान रखना है डोमेन, यानी उस पर्टिकुलर रिसिपेंट को आइडेंटिफाई करना, सेंडर को आइडेंटिफाई करना। ऑथेंटिकेशन अलग चीज है, डोमेन अलग चीज है। कोई डोमेन बताएगा? डेटाबेस में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा डोमेन। आकांक्षा, आकांक्षा सिंह, हाँ डोमेन बताओ बेटा क्या होता है। डोमेन, आकांक्षा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कल अपसेंट भी थी तुम क्लास में? डोमेन बताइए बेटे। मैं डोमेन नेम नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ डोमेन पूछ रहा हूं। डोमेन से क्या समझते हैं डोमेन? मैं पूछ रहा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। मैं टेक्निकली नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं।
नहीं बेटा, मैं तुमसे नेटवर्किंग के बारे में नहीं। देखिए, डोमेन होता है, डोमेन का मतलब सीधे होता है फील्ड, या डेटाबेस की जब बात करते हैं तो कॉलम नेम। जब डेटाबेस की बात की जाती है तो डेटाबेस हैव 4 कंपोनेंट्स। सबसे पहला जो छोटा कंपोनेंट होता है या कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज कंबाइनिंग दीज कंस्ट्रक्ट द डेटाबेस इज बिल्ड और मेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा कंस्ट्रक्ट होता है दैट इज डोमेन और फील्ड। डोमेन इज द characteristics of entity. Sometimes it is also known as attributes, but in relational database column is referred as domain, ठीक, and row is referred as tuple. ये सभी लोग को याद आया होगा, अभी बहुत दिन नहीं बीते, 4th सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा डीबीएमएस में। तो डोमेन इज द मेन एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट, ठीक है। डोमेन इज द मेन एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट। डोमेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटिटी। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन रिकॉर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल। कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल एज नोन एज डेटाबेस। डेटाबेस खुद अपने आप में कंस्ट्रक्ट है, लेकिन बनता किससे? डोमेन, रिकॉर्ड और फाइल से। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम। बिफोर come to the topic domain name, all of you are aware whenever you are going to format or configure your system, at some place system wants, takes or say to you inputted your name by which it can identify the system. सभी लोग को ये पता है, सभी लोग को क्लियर है। जिसने भी अगर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया हो, कॉन्फ़िगर किया हो, इवन मोबाइल भी अगर आपने किया हो, या मोबाइल में किसी पर्टिकुलर ऐप को आपने जब डाउनलोड किया हो या उसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी जगह वो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलता है। वो चाहे आपका ईमेल आईडी हो, चाहे यूजर नेम हो, चाहे आपका नाम हो, ठीक। उससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टूल, वेबसाइट को उस सिस्टम से मैप कर देता है। समझ रहे हैं? यानी वो बताता है कि ये पर्टिकुलर टूल, ऐप, वेबसाइट इस सिस्टम पे आपके नाम से रजिस्टर्ड है। देयर आर आल्सो मैनी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टूल्स, ऐप एंड मेल सर्वर सर्विस प्रोवाइडर विच इज वेरी मच स्ट्रिक्ट अगेंस्ट योर नेम और द डोमेन नेम। जैसे आप जीमेल की फैसिलिटी यूज करिए, जीमेल को एक बार किसी एक सिस्टम पे रजिस्टर्ड कर दीजिए, तो किसी और सिस्टम पे जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो वो वार्निंग मैसेज भेजता है या आपको ऑथेंटिकेट भी करता है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके जो क्रेडेंशियल है वो चुरा करके कहीं से अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके दूसरे सिस्टम पे उसको यूज कर रहे हैं फॉर द किसी भी दूसरे पर्पज से, या अनलॉफुल एक्सेस के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को या इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को वो रिकवर कर पाए। तो तुरंत ये सिक्योरिटी पर्पज से वो आपको चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है। वो चाहे मैसेज भेजे, चाहे टूल भेजे, चाहे आप ओटीपी भेजे, चाहे वार्निंग मैसेज भेजे, किसी के थ्रू ही इन्फॉर्म करे, ईमेल कर दे। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो ओरिजिनल सिस्टम है वो, और उस पर्टिकुलर वेबसाइट, टूल, ऐप से आप रजिस्टर्ड हो गए। तो डोमेन नेम सिस्टम, हाँ सरप्राइज टेस्ट दे देना, परेशान ना हो, आ रहा है। सो डोमेन नेम सिस्टम मैप अ नेम टू एन एड्रेस। जब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी की, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की, या अपने डेटा को सेंड करने की, उस कॉन्टेक्स्ट में डोमेन नेम सिस्टम रेफर्स एज द नेम टू एन एड्रेस। इसीलिए वो इस तरह का मैसेज आप अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो डोमेन नेम
system or the domain name system technology is the method by which you can able to map your name or map any name to an address. और एड्रेस का मतलब वो सिस्टम स्पेसिफिक होता है, डोमेन नेम सिस्टम का ये काम होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सभी लोग टेस्ट को परफॉर्म करिए, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके 15 सरप्राइज टेस्ट होंगे, तो उसी में आज ये 10वां है। हर सब सब्जेक्ट में 15 सरप्राइज टेस्ट होंगे। अटेंडेंस आपने सभी लिख दी है। बेस्ट ऑफ लक और सरप्राइज टेस्ट इसको परफॉर्म करिए।